नमस्कार दोस्तों, आइए आज की कहानी है ज़िंदगी की जंग। और उससे पहले कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छी बातों को दूर तक फैलाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ससुराल जाते ही सबको मेरी सफ़ेद दाग की बीमारी के बारे में पता चल गया। कुछ दिनों में वापस भेज दिया गया। मुन्नू पेट में था, जन्म के बाद भी वो नहीं आए। मैंने भी ठान ली कि ऐसे बैठे रहकर से अच्छा है कुछ काम किया जाए। सिलाई, कढ़ाई और पेंटिंग का शौक मुझे शुरू से ही था। शादी के पहले से मैं सिलाई का कोर्स मैंने किया था। मैं अगल-बगल की कुछ लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। उनको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगा, तो वे और लड़कियाँ भी ले आईं। इस तरह मेरा सिलाई सेंटर चल निकला। ढेर सारी लड़कियाँ मुझसे सिलाई सीखने आने लगीं और इससे मेरी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे-धीरे मेरा सेंटर एक मान्यता प्राप्त सेंटर हो गया। काम काफ़ी बढ़ जाने के कारण कारण मुझे 2 सहायक भी रखने पड़े। इससे मुझे अच्छी मदद मिलती थी। अभी ज़िंदगी ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि भैया की शादी हो गई, नई भाभी घर आईं। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा मगर धीरे-धीरे उनका मेरा वहाँ रहना नागवार गुज़रने लगा। माँ अगर मुन्नू के लिए कुछ भी करती तो उनका पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता। शुरू-शुरू में तो वे कुछ नहीं कहतीं लेकिन बाद में खुलेआम विरोध करने लगीं। एक दिन तो हद ही हो गई, बाबूजी बाज़ार से मुन्नू के लिए खिलौने ले आए। उन्हें देखते ही भाभी एकदम फट पड़ी, चिल्लाकर बोलीं, "बाबूजी घर में अब यह सब फिजूल-खर्ची बिल्कुल नहीं चलेगी। इस महँगाई में घर चलाने ऐसे ही मुश्किल हो गया है, ऊपर से आप आए दिन मुन्नू पर फिजूल खर्ची करते रहते हैं।" हालाँकि ऐसा नहीं था कि घर की माली हालत खराब थी। भैया कॉलेज में हिंदी के प्रोफ़ेसर थे और बाबूजी को भी अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। मुझे भाभी की बातें इतनी बुरी नहीं लगी जितना बुरा बाबूजी का चुप रहना लगा। बाबूजी का ना बोलना मुझे भीतर तक भेद गया। मैं सोचने लगा कि क्या बाबूजी पुत्र प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि बहू की बातों का विरोध तक नहीं कर सकते। उन्हीं बाबूजी की तो मैं ही संतान हूँ। मेरा मन कचोट कर रह गया, क्या शादी के बाद लड़कियाँ इतनी पराई हो जाती हैं कि माँ-बाप पर भी उनका हक नहीं रहता। ख़ैर, जैसे-तैसे मन को मनाकर मैंने फिर सामान्य हो गई। मुन्नू को स्कूल भेजना और मेरा सेंटर चलाना जारी रहा। मेरी सिलाई सेंटर दिन-ब-दिन मशहूर होता जा रहा था। मेरी कमाई अब अच्छी खासी होने लगी थी, इसलिए मैं हर महीने कुछ रुपए माँ के हाथ में रख देती थी। शुरू में तो माँ ने मना किया, परंतु मेरे यह कहने पर कि अगर मैं लड़का होती और कमाती रहती तो तुम पैसे ना लेती। वो मान गई। घर में भाभी का कलेश जारी था। माँ पिताजी के पुत्र प्रेम से भाभी का दिमाग एकदम चढ़ गया था। अब तो वे अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लगी थी। हालाँकि माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और वे घर का काम-काज भी करना चाहती थी। लेकिन धीरे-धीरे माँ को उन्होंने एकदम बैठा दिया। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था, खासकर बाबूजी को कुछ नया बनाकर खिलाने का, जिसे वो बड़े चाव से खाते थे। लेकिन भाभी को यह सब फिजूल-खर्ची लगती थी, इसलिए उन्होंने माँ को धीरे-धीरे रसोई घर से ही दूर कर दिया। मैं तो उन्हें फूटी आँख नहीं सुहाती थी। मुझे देखते ही वे बेवजह अपने बच्चों को मारने-पीटने लगती थी। एक दिन मैं दोपहर को सिलाई सेंटर से खाना खाने घर पहुँची तो बाहर बहुत धूप थी। सोचा था घर पहुँचकर आराम से खाना खाऊँगी। हाथ-मुँह धोकर खाना लेकर बैठी ही थी कि भाभी ने भुनन-भुनन करना शुरू कर दिया कि कितना आराम है, बैठाए आराम से खाना जो मिल जाता है मुफ्त के खाने के लिए कि लोगों की आदत बन गई है। अरे कि जितना खर्च इसमें लगता है उतने में तो हम 2 नौकर रख लें। सुनकर हाथ का कौर हाथ में ही रह गया। लगा जैसे खाना नहीं ज़हर खा रही हूँ, फिर खाना बिल्कुल नहीं खाया गया। हालाँकि जितना बन पाता था, मैं सुबह किचन का काम करके ही सिलाई सेंटर जाती थी। लेकिन भाभी को तो मुझसे बैर था, इसलिए हमेशा मुझसे ऐसी ही बातें बोलती रहती थी। लेकिन उस दिन उनकी बातें मेरे दिल को चीर गईं और मैंने सोच लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसी क्षण में मैंने फैसला कर लिया कि अब इस घर में नहीं रहूँगी। कुछ दिन बाद छोटे से 2 कमरों का घर तलाश कर मैंने अम्मा-बाबूजी के घर को छोड़ दिया। हालाँकि घर छोड़ते समय माँ ने हल्का विरोध किया था, लेकिन कब तक मन को मारकर मैं ज़बरदस्ती इस घर में रहती। नए घर में आने के बाद मैंने नए उत्साह से अपने काम में जुट गई। अपने घर की याद तो बहुत आती थी, मगर फिर सोचती थी कैसा घर जब वहाँ मेरी कोई कीमत ही नहीं। खैर मैं अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में रमा लिया। मैंने एक छोटा घर लिया, नीचे बुटीक भी खोल लिया, जिसे हमारे सेंटर की लड़कियाँ और महिलाएँ मिलकर चला रही थीं। मेरा बुटीक ऐसा चल निकला कि मुझे कपड़े के निर्यात का भी ऑर्डर मिलने लगा। मैं बहुत खुश थी कि मेरी वजह से कई महिलाओं को रोज़गार मिला था। एक दिन मेरे मायके की पड़ोसिन गीता ने बताया, "तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी तुम्हारे बाबूजी पर बहुत अत्याचार करती हैं, तुम्हारा भाई तो कुछ बोलता ही नहीं।"
अभी कल तुम्हारे बाबूजी मुझसे मिले थे। वे किसी वृद्धा आश्रम का पता पूछ रहे थे। जब मैंने पूछा कि वे वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस घर में एकदम नहीं रहना चाहता। बहू का अत्याचार दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। रात को मैंने ये फैसला कर लिया कि बहुत हुआ, अब और नहीं। अम्मा बाबूजी को यहीं ले आऊँगी और अपने पास रखूँगी। अगले दिन मैंने गाड़ी बुक की और मैं अपने बेटे को साथ अम्मा बाबूजी को लेने के लिए घर पहुँच गई। अभी वे कुछ बोलते उससे पहले ही वहाँ भाभी आ गईं और अपना वही अनर्गल प्रलाप करने लगीं। बाबूजी ने उनकी तरफ देखा और शांति से बस इतना कहा, "हमें जीने दो बहू।" और अम्मा बाबूजी गाड़ी में बैठ गए। आज मैंने ज़िंदगी की जंग को जीत लिया था। तो कैसी लगी कहानी? कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।